हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 ट्राइबल दिक्कूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो देखिए, ट्राइबल्स होते हैं वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। आदिवासी जो लोग होते हैं उनको ट्राइबल्स कहा जाता है। दिक्कूज जो ट्राइबल लोग होते थे ना, वो दिक्कूज जो भी फॉरेनर होते थे या फिर जो बाहर के लोग होते थे ना, उनको ये ट्राइबल लोग दिक्कू बोलते थे। एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो ये जो ट्राइबल्स लोग थे ये चाहते थे कि ये जो दिक्कूज हैं, बाहर के लोग जैसे कि जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो ज़मींदार हैं जो कि ट्राइबल्स का शोषण कर रहे हैं, ट्राइबल्स पे अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग इनके जंगलों से, इनके घरों से बाहर निकल जाएं, इनके इलाके से बाहर निकल जाएं। तो वो एज जो आएगा, वो जो समय जो आएगी ना, एज जो आएगी और समय जो आएगा वो होगी विजन ऑफ गोल्डन, मतलब एक गोल्डन एज, एक स्वर्णिम युग आ जाएगा अगर ये सारे के सारे जो दिक्कूज हैं ये उनके इलाके से बाहर चले जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जो 1895 में एक पर्सन थे जिनका नाम था बिरसा, ठीक है, बिरसा मुंडा। वो देखे जा सकते थे कि जंगलों में घूमते हुए। एंड द विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड, झारखंड के इलाके में छोटा नागपुर पड़ता है। झारखंड में एक एरिया है छोटा नागपुर, वहाँ के गांव में एक पर्सन रहते थे जिनका नाम था बिरसा। लोग कहते थे कि बिरसा के पास मिराकुलस पावर्स है, मतलब उनके पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। वो लोगों की बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं, वो फसलों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जो आपकी फसल उगी है उसको बहुत ज़्यादा वो बढ़ा सकते हैं। और वो बिरसा ने कहा था कि वो भगवान हैं और भगवान ने डिक्लेयर, मतलब भगवान ने उनको क्या किया है, अपॉइंट किया है लोगों के दुखों को दूर करने के लिए। और हमारे जो लोग हैं, मतलब बिरसा कहते थे इनके जो गांव के, इनके इलाके के जो लोग हैं उनसे स्लेवरी, उनको गुलाम बनाया जा रहा है धिक्कुओं के द्वारा। धिक्कुओं होते हैं जो आउटसाइडर, बाहर के लोग आकर के, जो ये छोटा नागपुर का इलाका है यहाँ पर बाहर से लोग आ गए हैं और जो यहाँ जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको गुलाम बना रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो इनसे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, ऐसा बिरसा कहते थे। और जल्दी ही हज़ारों लोग बिरसा के फॉलोअर्स बन गए, बिरसा की बातें मानने लगे और बिलीव करने लगे कि भगवान, जैसे कि बिरसा ही भगवान हैं और उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बिरसा ख़त्म कर देंगे। अब बिरसा के बारे में देखते हैं कि बिरसा जो है वो मुंडा परिवार में पैदा हुए थे। एक ट्राइबल ग्रुप है, झारखंड का एक ट्राइबल ग्रुप है मुंडा, और उसी में पैदा हुए थे बिरसा। इनका पूरा नाम था बिरसा मुंडा। तो ये छोटा नागपुर के इलाके में रहते थे। इनके फॉलोअर्स काफ़ी सारे थे, सिर्फ मुंडाज ही नहीं थे, संथल, ओरांग। तो ये संथल जो हैं, ओरांग हैं, ये संथल हो गए, ओरांग हो गए, ठीक है। और बिरसा ये कहाँ पर रहते हैं, ये तीनों ग्रुप जो हैं झारखंड में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये अलग अलग तरीके से दुखी थे, किनकी वजह से, जो इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे थे ब्रिटिशर्स की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी सारे नेगेटिव चेंजेस आ रहे थे। ये सारे लोग, संथल हो गए, ओरांग हो गए, बिरसा मुंडाज हो गए, ये सब परेशान थे। तो वो चाहते थे कि इनकी जो पहले जैसी लाइफ थी वही वापस आ जाए, और ये जो बाहर के लोग आ गए हैं इनके लाइवलीहुड को, इनके धर्म पे जो संकट डाल रहे हैं, ये लोग सारे के सारे चले जाएं। अब ये देखिए, ये डोंगरिया, ये विमेंस हैं, ये अपना काम करके आ रही हैं। विमेन ऑफ डोंगरिया खान ट्राइब इन उड़ीसा वेट थ्रू द रिवर ऑन द मार्केट, मतलब रिवर को पास करते हुए डोंगरिया कांडा। तो डोगरिया कांडा कहाँ का ट्राइब है, ये आपके ना एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस की, ये वाला जो ट्राइब है, ये वाले जो आदिवासी लोग हैं, ये कौन से इलाके के हैं। तो देखिए, डोंगरिया जो हैं, जैसे कि हम लोगों ने मुंडास देखे थे वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के थे, तो जो डोगरियाज होते हैं, डोगरिया कहाँ के होते हैं, ये होते हैं उड़ीसा रीजन के। अब कौन सी दिक्कतें बिरसा जो है रिजॉल्व करने के लिए निकले थे, और ये जो आउटसाइडर्स जो थे जिनको धिक्कू कहा जा रहा था, वो किस तरीके से इनके इलाके में आ गए थे और कैसे इन पर अत्याचार कर रहे थे, और क्या हो रहा था ट्राइबल लोगों के साथ ब्रिटिश रूल के अंडर में, और उनकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल रही थी। ये कुछ क्वेश्चंस है कि ट्राइबल्स लोग क्यों परेशान थे, ब्रिटिशर्स उनके साथ ऐसा क्या कर रहे थे कि उनकी लाइफ में दखलंदाजी हो रही थी, उन्हें परेशानी हो रही थी। तो यही हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो आप लोगों ने सोसाइटी ट्राइबल्स के बारे में भी 7-6 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो ज़्यादातर जो ट्राइब्स होते हैं ना, उनके जो कस्टम्स, उनके जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब उनके जो रहने का तरीका होता है, उनके धर्म या फिर उनकी जीवन जीने का तरीका बाकी सारे जो लोग होते हैं जो गाँव में या शहरों में होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो जंगलों में रहते हैं।
काफ़ी सारे इनके जो कस्टम्स एंड रिचुअल्स काफ़ी अलग होते हैं, जो कि ब्राह्मण्स ने बनाए हैं बाकी सबके लिए। सोसाइटी जो है ना, जो ट्राइबल्स की सोसाइटी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है, जैसे कि हिंदू धर्म में है कि 4 आपके वर्ण में बटे हुए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, है ना। तो इस तरीके से ये ट्राइबल्स में ऐसा डिवीजन नहीं होता है कि आप ऊंचा नीचा, ये सब ट्राइबल्स में नहीं होता है बहुत ज़्यादा। और इनकी जो, जैसे कि ये पूरा का पूरा सपोज करिए ट्राइब है, इसका जो लैंड है ना, वो किसी एक पर्सन का नहीं होगा, वो इस ट्राइब में रहने वाले सारे के सारे लोगों का होगा। और एक दूसरे से, ये एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से किनशिप के, मतलब शादी विवाह वगैरह जो होता है उसके बंधनों से लोग जुड़े हुए होते हैं। और उनका कोई भी सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं होता। मतलब ऐसा है कि एक ट्राइब के लोग सबका हक होगा, फिर भी मतलब कोई थोड़ा बहुत, कोई पर्सन एक ही ट्राइब में थोड़ा ज़्यादा अमीर हो सकता है और कोई थोड़ा गरीब हो सकता है। जैसे कि वही ना, कि किसी के पास सपोज करिए ज़्यादा गाय हो या फिर ज़्यादा जानवर हो, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन लोगों में नहीं होता है आपस में। आगे आता है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ये किस तरीके से रहते थे। 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी आते आते तो जो ट्राइबल लोग थे ना, वो काफ़ी सारे इलाकों में रहते थे इंडिया के, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में रहते हैं और काफ़ी अलग अलग काम किया करते थे। तो जैसे कि सम वर झुम कल्टीवेटर्स, कुछ जो थे वो झुम कल्टीवेशन करते थे। अभी झुम कल्टीवेशन क्या है, जिसको हम लोग झुम भी कहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और ये काफ़ी एक छोटे से पैच ऑफ लैंड पे होता है। मेनली क्या होता है ना, जो झूम कल्टीवेशन होता है वो जंगलों के इलाके में होता है, जैसे कि जंगल है। तो क्या करते हैं कल्टीवेटर्स, जो ट्री टॉप काट देते हैं, जैसे कि ये ट्री है, मतलब हर तरफ ट्री ही ट्री है और इतना मतलब घना है कि ज़मीन पर रोशनी भी नहीं पड़ रही है सूरज की। तो जो ट्री का टॉप वाला इलाका होता है ना, इलाका मतलब टॉप वाला भाग, जो ये वाला जो एरिया होता है, ये झूम कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, इसको काट देते हैं ताकि जो सनलाइट है वो ज़मीन तक पहुंच पाए। और जो आसपास की वेजिटेशन होती है ना, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और जलाने के बाद उस लैंड को पूरी तरीके से साफ़ कर देते हैं। और जो जलाने के बाद जो राख बचती है, उससे क्या करते हैं, क्योंकि जो राख होती है ना, उसमें पोटाश होता है, और पोटाश जो है वो ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। मतलब अब जैसे कि आपने आसपास का एरिया जैसे जला दिया, जलाने के बाद आप जो राख मिली उसको आपने मिट्टी में मिला दिया, तो इससे ऐसा करने से ना फसल ज़्यादा अच्छी उगती है। तो इस तरीके से ये लोग करते थे झूम कल्टीवेशन में। और फिर क्या करते थे, एक्स जो कुल्हाड़ी वगैरह है, इसका इस्तेमाल किया करते थे पेड़ों को काटने के लिए। एंड द हो टू स्क्रैच द सॉइल, और फावड़ा कुल्हाड़ी वगैरह, उससे सॉइल निकाला करते थे ताकि कल्टीवेशन कर सकें। और सीड जो है फिर सारे में फैला दिया करते थे। और that is scattered the seed on the इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड। तो ये लोग क्या करते थे कि पहले इन लोगों ने मिक्सिंग कर दी, जो ऐश थी उसको अपना खोद के मिक्स कर दिया ज़मीन पे, और फिर सीड ना ऐसे ही फैला देते थे। ऐसा नहीं करते थे कि हल से जोता और फिर उसके बाद सीड डाला, नहीं है, इन्होंने पहले ऐश मिलाई, थोड़ा बहुत खोदा, फिर ऐसे ही सीड ये लोग बिखेर दिया करते थे। और जब क्रॉप रेडी हो जाती थी तो उसको हार्वेस्ट कर लेते थे, काट ली। फिर उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पर उन्होंने फसल उगा ली इस साल, फिर वो आगे मूव कर जाते थे। ये वाला लैंड जो है फिर काटते थे पेड़ वगैरह, यहाँ पे जला देते थे, फिर उसके ऐश को मिला देते थे ज़मीन में और फिर फसल उगाते थे। तो इसी तरीके से झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता था। तो A field that had been cultivated once was left fallow for several years। तो एक बार आपने यहाँ पर फसल उगा ली उन लोगों ने, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते थे और इसको फेलो छोड़ देते थे। फेलो का मतलब होता है खाली छोड़ दिया करते थे कुछ टाइम के लिए, ताकि क्या होता है ना, जैसे कि अगर आप लोग ज़मीन को खाली छोड़ देंगे, उस पर कोई फसल नहीं उगाएंगे, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है ना, वो दोबारा से गेन कर जाती है, वो दोबारा से अच्छी हो जाती है फसल उगाने के लिए। तो क्या करते थे ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, पहले इन्होंने ये वाला प्लॉट लिया, इसको जला दिया, ठीक है, इस पर जो पेड़ थे, फिर उसकी जो ऐश बची उसको मिट्टी में मिला दिया और फिर सारे बीज फैला दिए। फिर जो फसल हो गई, फसल काट ली, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे भी इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो किया। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो हैं वो हिली इलाकों में, जो पहाड़ के इलाके हैं, ट्राइब्स, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ना हमारे देश का, जैसे कि अगर ये हम अपने देश को बांट लें तो इधर का ऐसे करके इलाका पड़ता है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और बीचों बीच वाला सेंट्रल इंडिया वाला पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया में झूम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। लाइफ जो होती है ना ट्राइबल्स की, वो डिपेंड करती है फ्री मूवमेंट पे, जहाँ भी ये घूमते रहते हैं इधर से उधर, अपना लैंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि बहुत सारे फल फूल और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों की एक एक चीज़ के बारे में ट्राइबल्स को पता होता है और अच्छे से उनका इस्तेमाल करते हैं।
और दिस इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस तरीके से वो प्रैक्टिस किया करते थे। अब यहाँ पे साल एक टाइप का ट्री होता है, फेलो होता है लैंड को खाली छोड़ देना, महुआ एक ऐसा फ्लावर होता है जिसको खाया भी जाता है और उससे अल्कोहल भी बनती है। फिर यहाँ पे डोंगरिया कांड जो है उड़ीसा में, फिर से हमें इनके बारे में बताया गया। तो थोड़ी देर पहले भी हमने डोंगरिया कांडा के बारे में पढ़ा था इसकी वुमेंस का। अब फिर से इसमें एक और पिक्चर दिखा रखी है। अब आगे आता है समवर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो कुछ लोग थे जो खेती किया करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू, कुछ क्या होते थे हंटर गैदरर्स होते थे, मतलब वो हंटिंग करते थे और गैदर करते थे। हंटिंग का मतलब है शिकार करते थे जानवरों का और फिर इकट्ठा करके उसको खाया करते थे। तो काफ़ी सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो हंट करते थे, एनिमल्स को मारते थे और उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे, जैसे कि जो फल हो गए, फूल हो गए और ये सब चीज़ें इकट्ठा करके खाते थे। फॉरेस्ट उनके लिए हर चीज़, जिस भी चीज़ की उनको ज़िंदगी में ज़रूरत है अपने, वो उनको अपने जंगलों से मिल जाया करती थी। खोंड जो है वो इसी तरीके की ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि उड़ीसा में रहती है। तो खोंड कहाँ होते हैं? उड़ीसा में। तो वो रेगुलरली जो है क्या करते थे, कल्टीवेट हंट करते थे, जानवरों को मारते थे और उनका मीट खाया करते थे। वो फ्रूट्स खाते थे, रूट्स जड़ों को भी यूज़ करते थे, पका करके खाया करते थे। और वो ऑयल, जड़ों में से क्या है ऑयल वगैरह भी निकाल लिया करते थे, उसमें अपना खाना पका के खाते थे। जो सीड्स होते हैं ना साल के और महुआ के, तो साल जो ट्री है और महुआ, इसके जो सीड्स होते हैं, इसके जो बीज होते हैं, इसमें से तेल निकाल करके अपनी तेल की ज़रूरत पूरा कर लिया करते थे। और काफ़ी सारे फॉरेस्ट में जो झाड़ियाँ होती हैं, हर्ब्स होती हैं, उनको मेडिसिनल, जैसे कि अब आप देख लीजिए ना, नीम है, नीम के कितने ज़्यादा यूजेस होते हैं, जो मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। नीम को फार्मेसी कहा जाता है कि वही सारे के सारी दवाइयाँ इस नीम के पेड़ से ही आपको मिल सकती हैं। तो इस तरीके से जो ट्राइबल्स होते थे वो जंगलों से अपना हर चीज़ का जीवन यापन कर लिया करते थे। और जो चीज़ बचती थी एक्स्ट्रा जो होती थी, हर्ब्स शर्ब्स जो होती थी, वो लोकल मार्केट में बेच दिया करते थे। लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोन्स व्हेन दे नीड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश ट्री। और ट्राइबल से लोग कुसुम का ट्री होता है, पलाश का ट्री होता है, वो लेकर के आया करते थे, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें कलर निकलता है। पलाश में ना जो होली का रंग होता है ना, वो पहले तो पलाश के फूलों से ही बनाया जाता था। तो इस तरीके से जो ये होते थे, ये ट्रेड भी करते थे, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती थी उसको बाज़ार में जा करके थोड़ा बहुत बेच के भी आते थे और अनाज वगैरह वहाँ से खरीद के लाया करते थे। अब बोलते हैं कि ये जो फॉरेस्ट के लोग होते थे, ये कहाँ से जो अपनी राइस और ग्रेन, चावल और गेहूँ वगैरह लाया करते थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अपना फॉरेस्ट का सामान होता था ये बाज़ारों में बेच करके आते थे और वहाँ से जो भी चावल और गेहूँ वगैरह इनको मिल जाता था। अदर टाइम्स जो खरीदते थे वो लोग गुड्स, ठीक है, मतलब सामान, विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड, कुछ थोड़ा बहुत जो बेच करके सामान पैसा कमा लेते थे, उससे भी ये अपना जो भी इन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, कि ज़्यादातर सामान जो होता था इन लोगों को अपने जंगलों में इनका लगभग सारा सामान मिल जाता था। इसके अलावा जो भी चीज़ की इन्हें ज़रूरत होती थी वो क्या करते थे, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो है, जो फॉरेस्ट से इनको मिला उसको बाज़ार में बेच करके आते थे। बाज़ार से कुछ पैसे मिले, फिर जो चीज़ खरीदनी होती थी वो बाज़ार से खरीद लेते थे। इस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। और कई बार ये कुछ छोटे मोटे काम भी करते थे गाँव में जा करके, जैसे कि सामान उठाना या फिर रोड को बनाने का काम करना, और काफ़ी सारे खेतों में भी काम किया करते थे। तो इनको when supplies of forest produce shrank, tribal people had to increase, जैसे कि अगर फॉरेस्ट में जो है फॉरेस्ट में जैसे पेड़ वगैरह पे फल नहीं लगे या बाकी सारी चीज़ों की कमी पड़ गई जंगलों में, तो फिर ये लोग गांव वगैरह जाते थे और वहाँ पर लेबर की तरह काम कर लिया करते थे, मजदूर की तरह। बट काफ़ी सारे लोग जैसे कि बाइगाज हैं सेंट्रल इंडिया के, वो उनको काम करना पसंद नहीं था। उनको था कि भाई आप लोग फॉरेस्ट के अलावा, फॉरेस्ट के लोग किसी और जगह काम करें, ये उनकी डिग्निटी के, मतलब उनकी इज्जत के खिलाफ था। कौन थे ये लोग? ये देखिए बाइगाज, सेंट्रल इंडिया के, मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप झारखंड में भी देख लेंगे बाइगाज। ज़्यादातर ट्राइबल्स तो काम कर लिया करते थे बाहर जा करके, बट जो बाइगास थे ना, उन लोगों को लगता था ये हमारी इज्जत के खिलाफ है कि हम किसी के वहाँ जा कर के लेबर की तरह, मजदूर की तरह काम करें। तो ट्राइबल ग्रुप जो हैं ऑफन नीडेड टू, इनको सामान बेचना खरीदना पड़ता था ताकि इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ इनकी पूरी हो सके, जो इनके जंगलों में नहीं मिलती। तो जो व्यापारी होते थे ना और मनी लेंडर्स होते थे, उन पे ये लोग डिपेंड करते थे अपने सामान के लिए। अब ट्रेडर्स जो हैं वो सामान बेचने के लिए आते थे, वो काफ़ी ज़्यादा एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस, बहुत ही ज़्यादा महंगे में इन लोगों को बेचा करते थे। मनी लेंडर से ये लोग पैसे लिया करते थे, तो ट्राइबल्स जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रेट पर ये
मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज वसूला करते थे मनी लेंडर्स ट्राइबल से। तो इस तरीके से ट्राइबल्स को बड़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, क्योंकि जो सामान लोग बेचते थे वो इन लोगों को बहुत महंगा देते थे। और मनी लेंडर्स से, जब ये मनी लेंडर्स होते हैं जिन लोगों से ये लोग पैसा उधार लेने जाते थे, वो लोग भी इन्हें जैसे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा, कि भाई 100 रुपये इन्होंने लिए तो उस पर 50%, 60% इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, कि भाई 1 महीने बाद इन्हें 100 के बजाय 160 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से इन लोगों को मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से बड़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, और वो इनके दुखों का कारण बनने लगे थे। फिर आता है कुछ और आगे हमें बताते हैं कि सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ हर्डर्स होते थे। हर्डर्स का मतलब होता है कि अपने झुंडों में ये लोग जानवरों को रखा करते थे, और जानवरों का जो प्रोड्यूस होता है जैसे कि मिल्क हो गया, फिर घी हो गया, ये सब बेचा करते थे। काफ़ी सारे ट्राइबल्स जो थे वो हर्डिंग एंड रियरिंग करते थे, जानवरों को पालते थे, और वो पेस्टोरलिस्ट थे, मतलब चरवाहे थे। वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि अपनी कैटल हो गई, शीप हो गई, सीज़न टू सीज़न एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। और व्हेन द एक जगह की ग्रास खत्म हो जाती तो ये लोग आगे की तरफ बढ़ जाया करते थे। जैसे कि वन गुज्जर हैं जो कि पंजाब के इलाके में रहते हैं, और लाबादीज़ हैं जो कि आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ये लोग कैटल हर्डर्स हैं। कैटल हर्डर्स मतलब गाय भैंस पाला करते हैं। और गड्डी जो हैं वो कुल्लू के शेफर्ड्स हैं, भेड़ बकरी चराते हैं। बाकरवाल हैं कश्मीर के, वो गोट्स को रखते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए कि वन गुज्जर जो हैं पंजाब में मिलते हैं, उत्तराखंड वाले रीजन में भी मिलते हैं, राजाजी नेशनल पार्क में, उत्तराखंड में जो है। और लाबादीज़ जो हैं आंध्र प्रदेश में होते हैं। गड्डी जो है वो कुल्लू का इलाका जो है हिमाचल में, वो शेफर्ड्स होते हैं, बकरी वगैरह पालते हैं। बाकरवाल्स होते हैं कश्मीर में। तो ये आपको याद करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये वाले जो ट्राइबल्स हैं वो कौन से इलाके से आते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है अ टाइम टू हंट, मतलब ये जो है ये कहानी टाइप की है, ये आपके एग्ज़ाम्स के उसमें रिलेटेड नहीं है। तो इसमें बस हमें बैगाज एंड खोंड जो है सेंट्रल इंडिया के, उनके बारे में बताया गया है, उनकी लाइफ के बारे में, कि चैत का जो महीना आता है उसमें विमेन वेंट टू डू क्लियरिंग्स, वो सफाई वगैरह करने लगती हैं, और जो फसल वगैरह होती है उसको काटने लगती हैं, अपने रिचुअल हंटिंग करती हैं, मतलब जो उनके कस्टम्स में होगा ना, उनके रीति रिवाजों में हंटिंग वगैरह करते हैं। फिर आदिवासी जो कांदा और महुआ के सीड्स लाते हैं, वुमेन गैदर करती हैं उसमें से। फिर बैसाख के महीने में वो फॉरेस्ट से मतलब बर्न कर देते हैं। फिर बर्न करने के बाद जो चीज़ें मिलती हैं, तो अलग अलग मौसम में वो क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में बताया गया है। हमारे लिए चैप्टर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो बस ये एक संथल विमेन है, वो फायरवुड मतलब लकड़ी लेकर के आ रही है, इसके बारे में दिखाया गया है। अब आगे आता है ये बेवार क्या होता है, अ टर्म यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जो बैगाज होते हैं ये भी क्या करते हैं, बेवार करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब ये वाला इलाके के पेड़ जलाने के बाद दूसरी जगह अपना फसल वगैरह उगा ली। तो फिर आगे हम आते हैं सम टेक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। अब हम लोगों ने देख लिया कि कुछ लोग हंटिंग गैदरिंग करते हैं, कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपने गाय भैंस वगैरह पालते हैं, बकरी पालते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सेटल्ड कल्टीवेशन करते हैं, मतलब एक जगह रह करके अपना वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इवन बिफोर 19th सेंचुरी से काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो एक ही जगह रहने लगे थे और अपने वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे इन 1 year आफ्टर ईयर। ठीक है, तो वो अलग अलग जगह नहीं घुमा करते थे, अपना एक ही जगह रह करके अपना फसल वगैरह उगाया करते थे। उन्होंने हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और अपने उनके जो है लैंड राइट्स भी, कि भाई ये वाला हमारा लैंड है, इस तरीके के लैंड राइट्स भी उनके होने लगे काफ़ी सारे। जैसे कि मुंडाज हो गए छोटा नागपुर के, लैंड जो है वो पूरे के पूरे क्लान को बिलोंग करता था, मतलब जितने भी मुंडा है सबका लैंड है, किसी एक मुंडा का वो नहीं है, सारे के सारे लोगों का होगा, कि चाहे वो किसी के परदादा दादा कुछ भी हो, सबका पूरे के पूरी जाति का वो लैंड है। और वेरी अफन कुछ सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। तो कुछ एक होता है ना कि एक राजा बन जाता है, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाकी सब लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। पावरफुल मैन जो है वो अपना लैंड रेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा ही ये लैंड है, वैसे तो सबका है, बट फिर भी इन्होंने अपना मत मान करके कि सब लोगों ने डिसाइड करा कि इस वाले लैंड पे हम करेंगे, इस पे हम करेंगे, इस पे हम करेंगे, बल्कि है सबका ही। फिर क्या करते हैं, जो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं वो अपने पे खुद खेती नहीं करते, वो दूसरों से खेती करवाते हैं, अपना रेंट पे दे देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं बस। फिर ब्रिटिश ऑफिशियल को लगा कि जो सेटल ट्राइबल ग्रुप है ना, जैसे कि गोंड हो गए, संथाल हो गए, मुंडा हो गए, ये थोड़े ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, जो हंटर गैदरर मार के खाते हैं, शिफ्टिंग इधर उधर करते रहते हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं। बट जो लोग एक जगह रह करके खेती कर रहे हैं ना, ब्रिटिशर्स को लगा ये अच्छे हैं, इन लोगों से ज़रा थोड़ा इनके साथ घुला मिला जाए और
इनसे अपना काम निकाला जाए, ये सोचने लगे ब्रिटिशर्स। तो कौन किस किस पे हुआ सबसे पहले? जो गोंड हो गए, संथल हो गए, इन लोगों से सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आए ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स समझते थे जो लोग जंगलों में रहते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं, इस तरीके की बातें ब्रिटिशर्स सोचा करते थे। अब आता है, अब ब्रिटिशर्स के बारे में आएगा। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ? जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेजों का जो शासन था उसने ट्राइबल्स की लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया, ये देखते हैं। तो लाइफ जो थी ना ट्राइबल ग्रुप्स की, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई ब्रिटिश रूल में। कैसे? अब वो हम इसमें आगे देखेंगे। तो ट्राइबल चीफ्स जो थे, जो ट्राइबल्स हेड हुआ करते थे, उनके साथ क्या हुआ? तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले काफ़ी सारे जो ट्राइबल चीफ थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपल हुआ करते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे वो अपने इलाके में, और उनको काफ़ी इकोनॉमिक पावर होती थी। उनके पास अपने इलाकों को एडमिनिस्टर करने का, उन पे अपना रूल चलाने का पूरा हक होता था। काफ़ी सारे प्लेसेस, जैसे कि उनकी तो अपनी पुलिस भी होती थी, वो अपने लोकल रूल से चला करते थे। लैंड और फॉरेस्ट में किस तरीके से सब कुछ होगा, वो जो हेड होते थे ना ट्राइबल्स के, वो डिसाइड करा करते थे। पर ब्रिटिश रूल जो है, फंक्शन पावर जो थी ना ट्राइबल लोगों की, ट्राइबल के जो चीफ थे, जैसे कि ये ट्राइब है, ट्राइब्स का जो हेड है, पहले तो उसकी चलती थी सब पर फिर जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तो ये ट्राइबल चीफ की काफ़ी ज़्यादा कंडीशन अलग हो गई थी। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, तुम अपने लैंड टाइटल्स तो रख लो, ठीक है, तुम हेड हो तो तुम हेड रहो पूरे जो विलेज के हैं, एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स टू फॉलो। मगर उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा तुम अपने जो ये टाइटल वाइटल ना ये तो रख लो, मगर जो तुम काम करोगे, जो तुम्हारी पावर होगी, वो हमारे अकॉर्डिंग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो लैंड हुआ करता था ना ट्राइबल्स का, ट्राइबल के जो चीफ थे, उसकी बहुत सारी पावर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन ली गई। अब ये ट्राइबल जो चीफ था वो अपनी बहुत ज़्यादा नहीं चला पाता था अपने इलाके में, और ट्रिब्यूट बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। अब जो ट्राइबल लोग थे उनको ब्रिटिशर्स को भी पैसा देना पड़ता था। एंड डिसिप्लिन ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, मतलब डिसिप्लिन में रखो, इधर उधर ना घूमे, जैसे हम लोग कह रहे हैं, इस तरीके के रूल्स फॉलो करे जाएँ। ये भी अब ट्राइबल के चीफ को ब्रिटिशर्स की बात मानने लगती थी। तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी खो दी, जो अपने एंजॉय करा करते थे ना पहले वो, कि भाई अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, जैसे रहना है। तो ये वाली चीज़ जो है ना उनकी काफ़ी ज़्यादा जाती रही, और अपनी मर्ज़ी से अब वो ढंग से काम नहीं कर पाते थे। उनके जो ट्रेडिशनल फंक्शंस हुआ करते थे ना, जो वो पहले फॉलो करते थे अपने ट्राइब को चलाना, वो सब उनके हाथ में अब नहीं रहा। अब ये देखिए, ये अपना कुछ बना रहे हैं यहाँ पर, ये हमें बताया गया है, अ लॉग हाउस बिल्ड बाय विलेज ऑफ द निशी ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो निशी है, निशी ये कहाँ के ट्राइब है? तो अरुणाचल प्रदेश की, पहले मैंने आंध्र बोल दिया था ना, सॉरी। तो निशी जो ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, और ये अपना घर बना रहे हैं इन लकड़ियों और ये पत्तियों, इन सब की हेल्प से। अब ट्राइबल चीफ्स की तो पावर चली गई, ये हुआ ट्राइबल चीफ्स के साथ। अब शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ क्या हुआ? ब्रिटिशर्स जो है ना वो, मतलब उनको ये ग्रुप पसंद नहीं थे जो इधर उधर घूमते रहते थे, जिनका कोई फिक्स होम नहीं था, क्योंकि भाई जो इंसान इधर उधर घूमता रहेगा, ब्रिटिशर्स उस पर कंट्रोल कैसे करेंगे, ब्रिटिशर उससे पैसे कैसे लेंगे, उस पर टैक्स कैसे लगाएंगे। तो वो चाहते थे कि ट्राइबल्स जो है ना वो एक जगह रह जाएं, वो इधर उधर घूमे ना। तो उन लोगों को जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी ना वो पसंद नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर भील वुमेन दिखाई गई हैं। तो भील जो ग्रुप है, भील्स कहाँ पर होते हैं? भील्स होते हैं गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है कि भील कहाँ पर होते हैं? गुजरात में होते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है ना, ये भाई ऐसे इधर उधर ना घूमे, ये अपना एक ही जगह रुक जाएं और पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाए, मतलब एक ही जगह रह करके अपनी फसल उगाएं, ताकि हम लोग इन लोगों से रेवेन्यू टैक्स वगैरह इकट्ठा कर सके। उनका तो एक ही मकसद था ब्रिटिशर्स का, पैसे कमाना। तो उन्हें लगा यार जो सेटल पीजेंट्स हैं ना उनको कंट्रोल करना आसान है, और ये लोग घूमते रहते हैं, इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, इनसे रेवेन्यू हम कैसे इकट्ठा करें। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा लैंड सेटलमेंट्स। इससे क्या करा उन्होंने कि लैंड मेजर करा और राइट्स डिफाइन कर दिए कि भाई इन्होंने ब्रिटिशर्स ने पूरा इलाका नाप लिया, और ये लैंड तुम्हारा, ये लैंड तुम्हारा, ऐसे करके लोगों को लैंड दे दिया, और फिर भाई तुम हमें इतना रेंट दोगे, इतना दोगे, ये पूरा का पूरा डिफाइन उन्होंने कर दिया। कुछ पीजेंट्स जो हैं उनको, कुछ जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनको पहले कहा कि भाई तुम एक ही जगह रहो, फिर एक जगह रह करके कुछ को कह दिया कि तुम लैंड ओनर हो, कि भाई तुम्हारा ये लैंड है, और अदर जो हैं बाकी कुछ लोग थोड़े बहुत जो पावरफुल थे उनको कहते हैं कि अब ये लैंड तुम्हारा है, और बाकी जो उनसे गरीब थे कि भाई ये तुम्हारे नौकर हैं, ये तुम्हारे टेनांट्स हैं, किराएदार हैं, और ये तुम्हारे लैंड पे काम करेंगे, और भाई तुम जो है इस, हम तुम्हें लैंड दे रहे हैं और इस पे तुम हमें पैसे देते रहना। किसने कहा? ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से उनका एग्रीमेंट कर दिया। फिर ब्रिटिशर्स के एफर्ट जो थे झूम कल्टीवेटर्स को
एक जगह रखने के वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुए, क्योंकि जो सेटल्ड फ्लो कल्टीवेशन था ना वो इजी नहीं था ऐसे इलाकों में जहाँ पे पानी की कमी थी। मतलब मिट्टी में तो जान है नहीं, कुछ उगता है नहीं, एक जगह रह करके आप वहाँ पे कैसे फसल करवा लोगे। इसीलिए तो ये लोग जगह जगह घूमते थे, क्योंकि एक जगह रह करके खेती करेंगे तो उसमें से कुछ उपज होती ही नहीं थी अच्छी, इसीलिए तो जगह जगह घूमते रहते थे। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई जगह जगह घूमोगे तो पैसे हम कैसे कमाएंगे, तो इनको एक जगह रख दिया। बट फिर भी इतना ज़्यादा लोगों ने इनकी मानी नहीं। तो झूम कल्टीवेटर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थे, उन्होंने तो भाई अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जारी रखी और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ करते थे। फिर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लोगों को तो अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहो। इसी वजह से झड़पें हुई और इसी वजह से बहुत सारे आंदोलन हुए, क्योंकि बहुत सारी जगह तो ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा, बट बहुत सारी जगह ब्रिटिशर्स ने क्या किया, झूम कल्टीवेटर्स थे उनको दबा दिया। कहाँ पर ये लोग मान गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट है, असम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, इन इलाकों पर तो ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा कि भाई तुम झूम कल्टीवेशन करो, जो कि आज प्रेजेंट डे में भी झूम कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट में हमारे देश में। तो काफ़ी जगह ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी गई और इनको जो है वहाँ से मानना पड़ा। अब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे फॉरेस्ट के लॉज भी बना दिए, अपने जंगल के कानून बना दिए, उनका क्या असर पड़ा ये देखते हैं। तो लाइफ जो थी ना ट्राइबल ग्रुप्स की, हम लोगों ने पहले देखा, वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट से कनेक्टेड थी। मतलब वो जंगलों पे डिपेंड करते थे, जंगलों से ही अपना जीवन यापन करते थे। तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारे फॉरेस्ट लॉज बना दिए। अब फॉरेस्ट लॉज जो ट्राइबल्स की लाइफ पे बहुत इफेक्ट करने लगे, क्योंकि ट्राइबल्स भी पहले किसी कानून के अंडर तो रहते नहीं थे, वो तो अपने कानूनों के हिसाब से चलते थे, अपने कस्टम्स के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से। बट ब्रिटिश ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया अपना कंट्रोल जंगलों पर भी, और डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट है ना वो ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, इन लोगों की नहीं प्रॉपर्टी जो लोग इनमें ट्राइबल्स रह रहे हैं। फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये रिजर्व फॉरेस्ट हैं, और क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट की भाई इसमें कोई नहीं जा सकता, और उसमें से जो टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, जो लकड़ी निकलेगी ना उस पर ब्रिटिशर्स का हक होगा। और फॉरेस्ट के पीपल जो हैं उनको फ्रीली नहीं मूव करने दिया जाएगा। मतलब फॉरेस्ट के लोग तो पहले एक जगह से दूसरी जगह भाई आराम से घूमते रहते थे, है ना, मगर फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ये फ्रीली नहीं मूव कर सकते हैं। और जो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं और जो फल उठाते हैं या फिर जानवरों को मारते हैं, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं अब ये लोग नहीं कर सकते। मतलब अपने ही जंगल में ट्राइबल्स खुले नहीं घूम सकते हैं, झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते, जानवरों को नहीं मार सकते। इस तरीके के रूल्स जो हैं ब्रिटिशर्स ने बना दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर झूम कल्टीवेटर जो थे, जो भाई जगह जगह जा कर के, झूम कल्टीवेशन याद है ना आपको, कि ये वाला लैंड लिया, इसके जो है पेड़ों को जलाया, फिर राख जो बनी उसको मिट्टी में मिला दिया, फिर वहाँ पे फसल उगा दी। तो ये होती थी झूम कल्टीवेशन। ब्रिटिशर्स ने कहा ये सब नहीं चलेगा। अब ये सब नहीं चलेगा तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो लोग जाएंगे कहाँ, वो लोग करेंगे क्या। तो काफ़ी सारे लोगों को जो है अलग अलग इलाकों मतलब निकलना पड़ा जंगलों से, कि वो अलग अलग इलाके में जाएं, और फिर नौकरी ढूंढनी पड़ी जगह जगह, अब कुछ तो था नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने फिर स्टॉप किया ट्राइबल को, पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। भाई ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई आप लोग जंगल में नहीं रहोगे, आप लोग बहुत दिक्कतें करते हो, जंगल से बाहर निकलो। अब फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इस लेबर एंड टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स टू ट्रांसपोर्ट लॉग। अब इन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग निकलो बाहर, पर फिर इनको ये भी दिक्कत हुई कि इन लोगों को लकड़ी चाहिए थी, तो इन लोगों को पेड़ काटने थे। अब पेड़ कौन काटेगा, तो फिर कुछ लोगों को ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, ज़बरदस्ती जंगलों में ही रोकने लगे, उन लोगों को जंगलों से बाहर निकलने की मनाही हो गई। तो कॉलोनियल ऑफिसर्स जो थे वो क्या करते थे कि इन्होंने डिसाइड किया कि जो झूम कल्टीवेटर्स है ना उनको थोड़ा बहुत लैंड दे दिया जाए, और उनसे कहा जाए कि भाई तुम इसमें अपनी खेती करो, और इन्हीं लोगों को लेबर के फॉर्म में भी यूज़ कर लिया जाए। तो फिर उसके बाद यही लोग लेबर प्रोवाइड कर देंगे। फिर डिपार्टमेंट को लगा कि बढ़िया हो जाएगा ये काम। तो सो मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ चीफ लेबर। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था ब्रिटिशर्स का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंगलों में एक तरह से गाँव एस्टैब्लिश कर दिए, ताकि उन गाँव से इनको आसानी से लोग मिल जाएँ पेड़ों को काटने के लिए। अब स्लीपर्स हॉरिजॉन्टल प्लैंक ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। पहले क्या होता था ना, जो आज आप लोगों को लोहे का दिखता है, पहले ये जो फट्टे होते थे बीच के, ये ना लकड़ी के हुआ करते थे, और लकड़ी कहाँ से आती थी, जंगलों से लोग काटते थे। तो इसलिए ट्राइबल्स को ही लकड़ी काटने के काम के लिए ब्रिटिशर्स जंगलों में रखा करते थे। तो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, अब ये वाला
प्रॉब्लम विद ट्रेड, ये वाला हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उन्होंने कॉलोनियल लॉज के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किए, उन्होंने जो लॉज थे वो नहीं माने और इलीगल तरीके से ब्रिटिशर्स की ना मान करके अपने कस्टम्स फॉलो करते रहे। कई बार रिबेलियन भी हुआ, इन्होंने विद्रोह भी किया ट्राइबल्स ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इस तरीके के रिवोल्ट है जैसे कि रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा 1906 में असम में रिवोल्ट हुआ था, सोंगग्राम संगमा। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सोंगग्राम संगमा कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 1906 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। ठीक हो गया। तो और किस लिए किया था कि भाई ट्राइबल्स को अपने जंगलों में अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रहे थे। और फॉरेस्ट सत्याग्रह हुए थे 1930 में सेंट्रल प्रोविंसेस में, मतलब जो बीच वाला मध्य प्रदेश वाले इलाके हैं 1930s में फॉरेस्ट सत्याग्रह किए गए थे। जो गांधी जी ने सत्याग्रह करे थे ना, उसमें भी ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब प्रॉब्लम विद द ट्रेड, ये जो आगे का चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? 30 मिनट्स का हो गया है पूरा। ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।